आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। ये दुनिया का स्पेशल एपिसोड है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डाई बीच पर रविवार को दो हमलावरों ने वहाँ पर यहूदी त्यौहार मना रहे सैकड़ों लोगों पर गोलियां चलाईं, जिसमें अब तक जो जानकारी मिली है उसमें 16 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज़्यादा अब भी घायल हैं। कुछ तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए वो तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो दो हमलावर थे उनकी पहचान हो गई है, जिसमें एक का नाम साजिद अकरम है और दूसरा उसका पुत्र बताया जा रहा है। साजिद अकरम की मौके पर ही पुलिस की गोली से मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और उससे पूछताछ भी हो रही है। ये भी पता चला है कि दोनों पाकिस्तानी मूल के हैं। उनकी पहचान के बारे में और भी तमाम जानकारियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं, लेकिन एक तस्वीर जो उम्मीद देने वाली है वो तस्वीर है अहमद अल अहमद की, जो अकेले निहत्थ थे। दौड़ करके अकरम की बंदूक पकड़ लेते हैं, उसे बंदूक छीन लेते हैं और फिर उसी पर ही तान देते हैं। उनको बंदूक चलानी नहीं आती क्योंकि वो फल बेचते हैं, कोई ट्रेन शूटर तो है नहीं, तो उन्होंने बंदूक तान दी और जब अकरम को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा तो दूसरे हमलावर ने अहमद अल अहमद पर गोली चलाई। अहमद अल अहमद को भी 2 गोलियां लगी हैं और वो इस वक्त अस्पताल में है और उसका इलाज चल रहा है। उसने अपने भाई से कहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों और परिवार वालों को बताना कि मैंने लड़ते हुए अपनी जान दी, मैंने लोगों को बचाने के लिए जान दी। तो अहमद अल अहमद ऑस्ट्रेलिया के हीरो बन गए हैं। और ये जो फेस्टिवल था वो हनुक्का फेस्टिवल चल रहा था। हमारे साथ हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरव कुमार शाही मौजूद हैं। शाही साहब, तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। एल्बनीज़ जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं उनका बयान भी आया है, लगातार अब पूछताछ चल रही है। ये बताइए कि अभी तक क्या पता चल पाया है कि कोई मैसेज आया हो या किसी बड़े नेटवर्क ने जिम्मेदारी ली हो कि दोनों हमारे लिए काम कर रहे थे? कुछ अंदर की बात जो पता चल पाई हो, आपकी बात हो रही हो या आप देख रहे हो निकाल के कहीं से पढ़ के? देखें, अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका अपना बयान आ गया है कि ये लोन वुल्फ अटैक है और कोई लार्जर यानी किसी ग्रुप से इनके ताल्लुकात फ़िलहाल नज़र नहीं आते हैं। हालांकि जो वीडियोज़ हैं या कुछ और भी चीज़ें आई हैं जिससे ये कहा गया कि इन्होंने अपना एलिजियंस जो है वो शो किया है टुवर्ड इस्लामिक स्टेट। ये जो दोनों बाप बेटे हैं, ISIS, हाँ, इस्लामिक स्टेट की तरफ एलिजियंस अपना शो किया है और इनके गाड़ी में उसका परचम भी जो है वो मिला है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया पुलिस है वो ये कह रही है कि लार्जर नेटवर्क का पार्ट नहीं। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, इस्लामिक स्टेट किस तरह से वर्क करता है। ये पहले भी हमने सीरिया के ज़माने में भी ये चीज़ नोटिस की थी कि इस्लामिक स्टेट अपने आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स को ये कहता है कि हम कोई इंस्ट्रक्शन आपको नहीं देंगे, आप कहीं भी कुछ काम कर सकते हैं जो आपको सही लगे और आप उसको एट्रीब्यूट ये कर सकते हैं कि हम इस्लामिक स्टेट के लिए कर रहे हैं। कहने का मतलब ये जो मॉड्यूल्स होते हैं, इनके मॉड्यूल्स ऐसे नहीं है कि ये एक सेंट्रलाइज जगह से कंट्रोल्ड होते हैं। फ़र्ज़ करें कि किसी, जैसे इस बाप बेटे ने ये डिसीजन लिया अपने पर्सनल लेवल पे कि हमें करना है, तो उसने कर दिया। फिर उसको ये नहीं है कि हम कोई इंस्ट्रक्शन आएगा इस्लामिक स्टेट की तरफ से। हाँ, करके तुम अगर अपना एलिजियंस इस्लामिक स्टेट की तरफ दिखाते हो तो इससे ये होता है कि इस्लामिक स्टेट का अपना रुतबा उनके सपोर्टर्स में बढ़ जाता है। आइडियोलॉजी जो है, हाँ, उनके लोग हैं वो अपना, आप अगर आइडियोलॉजी को मानते हो तो अपने हिसाब से काम करो और फिर बता दो कि तुमने हमारे लिए किया है। एग्जैक्टली। अच्छा, 2 चीज़ कल हुई जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है समझने की। अव्वल ये कि जब ये हुआ तो विद इन मिनट्स जो इजरायली अखबार थे और ख़ासकर नेतन्याहू खुद और जो अखबार थे उन्होंने तुरंत कोशिश की कि किसी तरह से इसका ईरान के साथ लिंकेजेज स्थापित करने की कोशिश हो, ईरान या हिजबुल्लाह के साथ इसके लिंक स्थापित कर दें और एक जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं ना कॉसस बेलाई, वो वहाँ पे मिल जाए हमला करने के लिए। लेकिन अब जब ये क्लैरिटी आ गई है कि ये इस्लामिक स्टेट जुड़े भी नहीं हैं, उन्होंने एलिजियंस दिया है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है उनका अपना बयान ये है कि ये कोई नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो वो कल पूरी कोशिश हुई और देखा देखी कुछ इंडियन मीडिया भी उसको रीट्वीट करने लगे, लेकिन वो कल ही समझ जाना चाहिए था जब इनकी फ़ोटो जब आई थी। ये जो
बाप बेटे में जो बेटा है उसकी जब फ़ोटो आई थी, नावीद अकरम नाम है नवीद अकरम, जब एक किसी मौलाना के साथ खड़े थे और उसके पीछे का जो बुक शेल्फ था वो नज़र आ रहा था, तो अगर जर्नलिस्ट ये पढ़े लिखे होते तो इनको वो पीछे बुक से पता चल जाता है ये किस आइडियोलॉजी से आते हैं, क्योंकि वहाँ जो किताबें रखी हुई थी, जिन लोगों की किताबें रखी हुई है वो वैसे लोग हैं जिनके आइडियोलॉजिकल बेसिस पे अलकायदा और इस्लामिक स्टेट बना है। वो अगर उनके सामने एक यहूदी और शिया है तो पहले वो शिया को मारेंगे और यहूदी को बाद में मारेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स वो पढ़ाई लिखाई जर्नलिस्ट करते नहीं हैं तो ये चीज़ उनको पता नहीं होती। तो उन्होंने नेतन्याहू का सीधा जो है वो ट्वीट करना शुरू कर दिया। इज़राइल में 2 लाइन पे मेजर जो है रिपोर्टिंग शुरू हुई। दोनों लाइन ये कह रही थी कि वो कोशिश ये कह रहे थे कि इसमें हिजबुल्लाह को दिखाया जाए कि कैसे कनेक्टेड है। ये लाइन क्यों आई ये भी ध्यान रखें हमारे दर्शक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लेबनीज़ हैं, चूँकि लेबनान से आए हैं और उसमें ज़ाहिर है कि सुन्नी भी हैं और शिया भी हैं। तो ये इज़राइल के लिए आसान होता कि चूँकि लेबनीज़ शिया वहाँ रह रहे हैं तो वो लिंक इस्टेब्लिश कर देना कि अच्छा ये तो हिजबुल्लाह ने किया है या उसने किया है, तो वो कर सकते हैं। तो उस बिना पे रिपोर्टिंग पहले शुरू के 12 घंटों में हुई। और इनफैक्ट जिस जो वो बंदा है अहमद अल अहमद जिसने बचाया वो अरब है, नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा। सीरियन। और उससे पहले नेतन्याहू ने इनिशियली ये भी कोशिश की बताने की कि वो एक बहादुर यहूदी था जिसने बचाया है, ये सब भी उन्होंने करने की कोशिश की थी। तो एक जो कल से लिंकेज बनाने की कोशिश ये थी कि ईरान को और हिजबुल्लाह को किसी तरह इसमें वो नहीं हो पाया, शामिल वो हो नहीं पाया। वो इसलिए भी नहीं हो पाया कि पुलिस ने बहुत जल्दी ही वो तस्वीर जारी कर दी और जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने उस तस्वीर में जो किताबें रखी हुई हैं या जो वो मौलाना है वो सलफ़ी आइडियोलॉजी का है। यहाँ पे दर्शकों को जो नॉन मुस्लिम दर्शक हैं हमारे, उनको हम समझा दें कि सलफ़ी आइडियोलॉजी जो है वो मिडिल ईस्ट में काफ़ी पॉपुलर है और उसी आइडियोलॉजी का एक सब ग्रुप जो है वो वहाबिज़म कहलाता है, जो हम बार बार बात करते हैं। और ये आपको सऊदी अरब इसका एपिसेंटर रहा है, लेकिन बाकी जो वहाँ के देश हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इनके जो ये कुछ मिडिएवल एरा के जो कुछ थियोलॉजियंस हैं उनके थियोलॉजी को फॉलो करते हैं। उन थियोलॉजियंस में से कुछ थियोलॉजियन थे जिनकी किताबें वहाँ पीछे दिख रही थी, फ़ोटो में तस्वीर नज़र आ रही थी, तो बड़ा क्लियर हो गया कि ये इस थियोलॉजी को फॉलो करते हैं। इसके फॉलो करने वाले 2 मेजर ग्रुप हैं, अलकायदा है और इस्लामिक स्टेट है। अलकायदा से जैसा आजकल आपको पता ही है अमेरिका से अच्छी दोस्ती आजकल बन रही है। वो सीरिया में हमने देखा कि कैसे उनको मतलब बनाया गया, उस पर से सैंक्शंस भी हटाए गए हैं। इस्लामिक स्टेट से अभी मुखालिफत कर रही है, लड़ाई हो रही है। तो इस्लामिक स्टेट से इन्होंने एलिजेंस किया है। तो ये अभी तक जो कुछ निकल के आई है वो। तो कुछ जो जानकारी तो शाहिद साहब ने बताई, लेकिन अहमद अल अहमद के बारे में लोगों का बड़ा दिलचस्पी है कि और होनी भी चाहिए कि एक ऐसा आदमी जो बहादुरी से आता है और बंदूक पकड़ लेता है और मतलब खींच लेता है और पकड़ भी लेता है, उसको बंदूक चलानी नहीं आती थी, जाहिर सी बात है फ्रूट सेलर है। तो ये जो अहमद अल अहमद हैं जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर, अस्पताल में एडमिट हैं। फ़िलहाल कहा जा रहा है कि ख़तरे से बाहर हैं। मुस्लिम समुदाय से भी हैं। 2006 में जो सीरिया में गृह युद्ध हुआ था उसके चलते हुए ये सीरिया से भागकर ऑस्ट्रेलिया आए। उनकी एक तंबाकू की दुकान है। अहमद 5 और 6 साल की 2 बेटियों के पिता हैं, 2 बेटियां हैं उनके। और ये भी पता चला है और उनके वकील जो अहमद के हैं उन्होंने बताया है कि 2019 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अहमद को नागरिकता देने से मना कर दिया था क्योंकि NSW पुलिस ने उन पर चोरी का सामान रखने का आरोप न्यू साउथ वेल्स लगाया था, न्यू साउथ वेल्स में, जो कि सिडनी में ही आता है। और बाद में उन पर से आरोप हटे और 2022 में उनको ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिली। हालांकि 2022 में वो तंबाकू से जुड़े कुछ छोटे अपराधों में दोषी पाए गए। ये मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ क्योंकि भारत में लोगों को इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। सारे दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री हैं, एडवांस्ड कंट्री हैं, वहाँ आप सिगरेट खुला नहीं बेच सकते। खुला बेचने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो डब्बा देना पड़ेगा, डब्बा आपको पूरा लेना पड़ता है। और भी एक और चीज़ होती है, शायद ये भी लोगों को अंदाज़ा ना हो क्योंकि भारत में हमारा सिस्टम अलग है। दूसरा ये कि बहुत जगह जब आप विदेशों में जाएंगे, विदेश में, तो वहाँ सिगरेट का ब्रांड नहीं लिखा होता। यानी वो आपको मजबूर करते हैं कि आप वो रशियन रूले खेलें, 4 आपने खरीदे और महंगे होती है सिगरेट, तब जाके पता चला आपको आपका सिगरेट मिला। तो होता यूँ है कि ये खासकर जो हमारी इमिग्रेंट कम्युनिटी होती है वहाँ पे, वो इन सिगरेट्स को खुले में बेचती है और वो इलीगल है, तो इसलिए वो चोरी
कहलाता है, पर वो चोरी नहीं है। ये मैं टेक्निकल चीज़ें बता तो दूँ। वही कि खुली सिगरेट बेचने के आरोप में इनफैक्ट सौरभ, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक और चीज़ मैं याद दिला दूँ। आपको याद होगा आई कांट ब्रीथ, जिसमें वो अमेरिका में उनको जो मारा गया था, जो ब्लैक वो थे, वो भी सिगरेट खुला बेच रहे थे, खुला सिगरेट बेच रहे थे। तो इसलिए उनको अरेस्ट किया जा रहा था क्योंकि वो खुला सिगरेट। जी, तो उनके वकील बता रहे हैं कि उनकी जो तबीयत, मतलब अभी जो उनकी हालत है वो स्थिर है और बच गए। उनके 2 बुलेट शॉट हैं, कंधों पे हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से खतरे से बाहर कंधों पे हैं। और अहमद ने अपने वकील को बोला है कि अगर उनसे प्रधानमंत्री मिलेंगे और पूछेंगे क्या चाहते हो, तो मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लाना चाहता हूँ, उनको ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता दिलाना चाहता हूँ। ये भी पता चल रहा है कि वहाँ पर लोग, सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि अहमद के लिए लोग क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। जो अभी तक पता चला है कि 5,70,000 रुपये लोगों ने क्राउड फंड कर लिए हैं अहमद के लिए, जो लगभग भारत की करेंसी में 3.5 करोड़ रुपए होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की क्राउड फंडिंग साइट GoFundMe पर करीब 6,000 लोगों ने एक कैंपेन चलाया और दानदाताओं में अमेरिका के अरबपति बिल एक्मैन भी शामिल हैं। तो उनके लिए क्राउड फंड भी किया जा रहा है और सब उनके प्रार्थना कर रहे हैं। ये बताइए, ये हनुक्का फेस्टिवल के बारे में कुछ लाइट से जुड़ा हुआ है जी शाही साहब। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी पॉपुलेशन जो बताई जा रही है लगभग 1,70,000 से 1,20,000 है, जिसमें सबसे ज़्यादा 60,000 के करीब मेलबर्न शहर में रहते हैं और अच्छी खासी सिग्निफिकेंट यहूदी पॉपुलेशन है। ये फेस्टिवल का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और अभी तो बहुत जानकारी कर ही रहे होंगे लोग कि दोनों जो बाप बेटे थे, इन्होंने गन कहाँ से अरेंज करी। नहीं, वो एक्चुअली आ भी गया है। इसको लेके इनफैक्ट वो पॉलिटिक्स भी अभी अब चल रही है कि गन जो है वो बैन किया जाए। रिक्रिएशनल यूज के लिए इसके फादर को वो गन मिली हुई थी, शूट करने के लिए, यानी शिकार करने के लिए वो गन मिली हुई थी। हालांकि अमेरिका जैसा बुरा हाल नहीं है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जहाँ पे हर आदमी गन लेके घूम रहा है, लेकिन रिक्रिएशनल यूज आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया आप गए हुए हैं, आपको अंदाज़ा है ऑस्ट्रेलिया का कि हर आदमी किसी न किसी स्पोर्ट्स में वहाँ लगा होता है। हाँ। बिना स्पोर्ट खेलता वो कोई इंडियन ही पाकिस्तानी होगा, वरना ऑस्ट्रेलियन फुटी खेलते हैं, फुटी खेलते हैं, या मतलब कोई ढंग का खेल खेलते हैं जिससे मतलब हेल्दी रह सकें। और आउट गोइंग आपने देखा होगा, वो थोड़ा सा भी मौसम ठीक हुआ तो वो अपना वो बोट लेके निकल जाते हैं। हमारे भी कुछ दोस्त हैं वो फ्राइडे को अपना निकल जाते हैं कहीं, 3-4 दिन ऐसे ही घूमते रहते हैं, इंक्लूडिंग जो महिलाएं हैं। तो उनको रिक्रिएशनल यूज के लिए मिला हुआ था और वो उसने जो है यूज किया है। जो फेस्टिवल है हनुक्का, बहुत जो यहूदी समुदाय है उसमें एक उसके जितने भी मसलक हैं उसमें ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इनफैक्ट हमारे दर्शक जो हैं उनको वो देखते होंगे, वो जो कैंडल स्टैंड जो आपको यहूदियों का नज़र आता है, उसमें जो 9 आर्म्स वाले कैंडल स्टैंड होते हैं वो हनुक्का के लिए बनते हैं, इसीलिए उस कैंडल स्टैंड को हनुकिया कहा जाता है। क्रिसमस के आसपास होता है तो जाहिर है कि वेस्टर्न कैपिटल्स में भी एक ऑलरेडी चूँकि क्रिसमस और न्यू ईयर को लेके छुट्टी का माहौल होता है तो उसमें ये हनुक्का भी ऐड हो जाता है। तो बड़ी तादाद वहाँ पे यहूदियों की है। ये हमला जिस ग्रुप के प्रोग्राम पे किया गया है उसका नाम है शबाद। शबाद का जो ये पर्टिकुलर ग्रुप है ये इज़राइल में अपने अल्ट्रा राइट विंग पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है और इज़राइल में जो अल्ट्रा राइट विंग मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग बिलजलेल स्मोट्रिच, और ये इनकी पार्टी को नॉर्मली इनके वोटर्स वोट करते हैं और जनरली ये सपोर्ट करते हैं इज़राइली जो एक्शंस हैं गज़ा में उसका। हालांकि यहाँ पे कोई सैनिक नहीं था, ये सारे सिविलियंस थे। तो जाहिर है कि सिविलियंस पे जहाँ भी हमला होता है उसकी जो है वो भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा भर्त्सना करनी चाहिए, और वो चीज़ जो है वो यहाँ पे भी। तो जो अभी पता चला है, दर्शकों को बता दें कि जो ये साजिद अकरम और उसका बेटा नाविद अकरम, ये जो साजिद है वो 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था और उसने ऑस्ट्रेलिया में वेरेना नामक ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी की और अपना वीज़ा पार्टनर वीज़ा में बदल लिया। तब से रेसिडेंट रिटर्न वीज़ा पर था और यानी साजिद अकरम के पास ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता नहीं थी। और ये भी बताया गया है कि अकरम ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से आकर बसा था उसमें बातचीत हो रही है और पता चला है कि पाकिस्तान से आया था। अकरम के बेटे नवीद का जन्म 2001 में हुआ, यानी 24 साल का था
और वो एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। तो जो बच गया है वो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। और नवीद अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन ASIO के जांच के घेरे में था। हालांकि उस समय उसके खिलाफ हिंसा में शामिल होने या किसी प्रकार के कोई खतरे का सबूत नहीं मिला था। और ये भी बता रहे हैं कि जो इनकी माँ जो ऑस्ट्रेलियाई हैं उनका बयान आया है, यानी जो साजिद मरा है उसकी पत्नी का और नावीद के बेटे का, कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई ऐसा हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो कभी गलत संगत में भी नहीं रहा है। तो ये भी बताया जा रहा है। पहले बताइए ये रेजिडेंट रिटर्न वीज़ा क्या होता है? देखिए, ये अब थर्ड वर्ल्ड से तमाम हथकंडे लगा के लोग फर्स्ट वर्ल्ड में जाते हैं। ये इस तरह की शादियां भी जो है वो बड़ा कॉमन है, जिसमें आप शादी करते ही इसीलिए हैं क्योंकि आपको जो है वो वहाँ का वीज़ा मिल जाए। अब हर जगह आपको पता ही है सिस्टम क्या होता है। पहले रेसिडेंट आप काफ़ी दिनों के लिए रहते हैं, फिर आपको वहाँ की नागरिकता मिलती है। वीज़ा इनको मदर यानी जिन्होंने जिस खातून से शादी की है वो वहीं की हैं, तो उसके हिसाब से इनको वीज़ा दिया गया था। तो यानी ये आ जा सकते हैं बेरोक टोक, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। बच्चा ज़ाहिर है वहीं पैदा हुआ है तो वहाँ का नागरिक हो गया है। अब ये जांच का विषय ये है कि रेडिकलाइजेशन हुआ कहाँ पे। हालांकि रेडिकलाइजेशन कैसे हुआ है ये बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूरी दुनिया जो है 2 साल से लगातार तस्वीरें गज़ा की देख रही हैं, तो रेडिकलाइजेशन इसमें होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आश्चर्यचकित इस पे होऊंगा कि कोई रेडिकलाइज नहीं है इस मामले को लेके, लेकिन इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई आश्चर्य का विषय है। लेकिन कैसे, किस मौलाना से मिला, जो तस्वीर आई है वो एक सलफ़ी मौलाना की, उसने क्या कहा कि भाई इसमें हम बदला लेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से ये ब्रेन वॉश किया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। बार बार हम देखते आए हैं पिछले कई सालों से कि ऑस्ट्रेलिया हो चाहे कोई भी इस तरह का देश हो, वो क्रैकडाउन सलफ़ी मौलानाओं पे नहीं करता, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो दोस्ती अमेरिका की बहुत पुरानी रही है इनके साथ, तो उन पे क्रैकडाउन नहीं होता। क्रैकडाउन ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि जो ईरान से रिलेटेड जो जगह हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप हैं, उस पर बार बार रेड पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने ईरानियन जो स्पेशल फोर्सेस हैं जो IRGC की, उसको उसने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब ये आतंकवादी संगठन जिसको घोषित कर रहे होते हैं उसका कोई रोल नहीं, और पीछे इनके जो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, नीचे जिसको पनाह दे रहे होते हैं उसमें से निकल के कोई कह रहा होता। अब जब वो वहाँ का नागरिक ही है तो आप तो किस पर आरोप भी नहीं लगा सकते कि भाई इसको जो है रेडिकलाइज कहीं और किया गया, रेडिकलाइज तुम्हारे यहाँ हुआ है। तो ये भी देखने वाली बात है कि आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन से आप टेररिज्म से लड़ रहे हैं या बिना आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन से लड़ रहे हैं, ये भी देखना ज़रूरी है कि फ़ोकस कहाँ पे होनी चाहिए। फ़ोकस होनी चाहिए इस तरह के जो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट हैं उसको वीड आउट करने में, लेकिन फ़ोकस पॉलिटिकल बैटल्स लड़ने में है। इजराइल का बैटल लड़ने में ज़्यादा फोकस है कि ईरान और उससे रिलेटेड उसको कुछ टारगेट करो, और पीछे कोई टारगेट करके निकल जा रहा है। जी बिल्कुल। दर्शकों को बता दें जाते जाते कि जो जानकारी मिली है उसमें साजिद अकरम की उम्र 50 साल, और उसे जिस बंदूक से दोनों बाप बेटे फायरिंग कर रहे थे वो लाइसेंसी बंदूक है, और उसे वो बंदूक जो है वो शिकार करने के लिए मिली थी उसका लाइसेंस। और ये एक गन क्लब का सदस्य था और उसके पास कुल 6 बंदूकें थीं। और गोलीबारी में करने से पहले इन्होंने अपने घर में बताया कि दोनों मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, और ये दोनों एक किराए के घर पर रहते थे। पुलिस ने छापेमारी की है तो साजिद फल या इस तरीके की किसी दुकान को लगाता था, वहीं चलता था। और जैसा आपने कहा कि बहुत दुखद मामला है और सिविलियंस पे गोली चलाई जाए ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाता है। तो हमें लगा कि अपने दर्शकों को इस पूरे मामले में एक अपडेट दे दें कि कैसे अहमद अल अहमद ने जान बचाई, कौन अहमद अल अहमद है जो बचाने वाला है, कौन है साजिद और नावीद अकरम जिन्होंने हमला कर दिया सिविलियंस पर, और कहाँ से ब्रेन वॉश हुए, बंदूकें कहाँ से आईं। और जैसे शाही साहब ने बताया कि इन लोगों ने बताया है कि ये लोग ISIS को समर्थन करते थे। इनकी गाड़ी से ISIS का एक झंडा ही मिला है, और ISIS कैसे ऑपरेट करता है उसके बारे में भी शाही साहब ने आपको बताया है। तो ये वीडियो पसंद आया तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, और हमारा काम अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके कुछ अगर आप हेल्प करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।